अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आज हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, ग्रेविटेशन। तो आज से बेटा हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारे पास है ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशन यूनिट बहुत ही छोटा सा है और बहुत ज्यादा आसान हमारे पास है। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन में पता है आपको, उसने काफी ज्यादा ग्रेविटेशन के बारे में हमें जो ना लॉज दिए हुए हैं। तो उसने वो क्या सोच रहा था स्टूडेंट्स, एक इवनिंग थी 1965 की, 18 सॉरी इवनिंग थी बेटा 1885 की ना इवनिंग थी। तो उसमें वो बैठ के सोच रहा था कि वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। ये प्लैनेट जो है वो क्यों जो है ना वो सन ये करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आपको मालूम है कि हमारे पास दरमियान में क्या होता है, हमारे पास सन होता है और मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स है, वो तमाम क्या कह रहे हैं, तमाम प्लैनेट जो है वो सन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो बैठ के शाम को वो सोच रहा था कि वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, प्लैनेट्स क्यों करते हैं रिवॉल्व अराउंड सन। इतने में ये हुआ कि एक एप्पल जो है वो उसके सामने से गिरा। तो फिर वहां से उसके माइंड में आइडिया आया किसका, ग्रेविटेशन का। उसने उसके माइंड से वहां से आइडिया आया ग्रेविटी का। तो वहां से उसने जो है डिफरेंट लॉज हमें दे दिए। सबसे पहला लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो आंसर है कि वाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन ही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की एक ऐसी फोर्स है जो कह रही है इन प्लैनेट्स को रिवॉल्व करी है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये सवाल मैंने आपको इसलिए कॉपी पे नहीं लिखवाया क्योंकि बेटा आपके कोर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, जो आपका नया कोर्स आया ना उसमें ये सवाल शामिल नहीं है, इसलिए मैंने सवाल आपको कॉपी पे लिखवाया हुआ नहीं है। अभी बेटा हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। स्टूडेंट न्यूटन ने ये कहा था कि एक ऐसी फोर्स है, तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स है जो कि तमाम बॉडीज को अट्रैक्ट करी है टुवर्ड्स इटसेल्फ। अ फोर्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू व्हिच every body in the universe attract every other body। उसने क्या कहा था, उसने कहा था there exists a force, there exists a force due to which every body in the universe, every body in the universe attract every other body, attract एवरी अदर बॉडी। एक ऐसी फोर्स है जिससे तमाम बॉडी जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन ने इस फोर्स को क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो हम कहते हैं न्यूटन नेम दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन नेम दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि असल में हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। मैंने बताया कि एक ऐसी फोर्स है जिसे तमाम बॉडीज इससे कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। न्यूटन नेम दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट ये आपके एक्सरसाइज का 5.4 क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये उसका भी हमारे पास क्या आंसर है। फिर अभी हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। असल में हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर लॉ ये था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। क्या है कि हर एक बॉडी जो है ना वो क्या क्या दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करी है। जैसे हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी मेरे पास ये है, इसका मास m1 है, ये एक बॉडी हमारे पास इसका मास क्या है, m2 है। तो ये m1 बॉडी अट्रैक्ट कर रही है m2 को, ठीक है, विद अ फोर्स सम f1 फोर्स, और m2 भी अट्रैक्ट कर रही है किसको, m1 को, विद अ फोर्स f2। ये तमाम बॉडीज
एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। तमाम बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को विद अ फोर्स, और वो फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली किसके है, वो फोर्स डायरेक्टली है दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, ठीक है। M1 और M2 क्या है, वो डायरेक्टली है। जिस फोर्स दोनों आप अट्रैक्ट करें वो फोर्स डायरेक्टली किसके, दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके है, वो फोर्स इनवर्सली है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के दरमियान। डिस्टेंस में डी है ना, तो फोर्स डायरेक्टली है मैसेज के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, F हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट G आएगा। F हमारे पास आ जाएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो G है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये होती है वैल्यू ऑफ G। ये वैल्यू ऑफ G बहुत ज्यादा स्मॉल है, देखें -11 तक जा रही है, इसलिए हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस जो है ना हमें वो फील नहीं हो रही। मैं दोबारा से बता दूं, असल में हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, हमने पढ़ा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरे को। M1 अट्रैक्ट कर रहे हैं M2 को, M2 अट्रैक्ट कर रहे हैं M1 को विद अ फोर्स, ठीक है। तमाम बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है दूसरे को एक फोर्स के साथ। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स डायरेक्टली है दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट है, और वो फोर्स है वो इनवर्सली किसके है, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ पे हमने जब साइन गायब किया प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वल आया तो G M1 M2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.673 10 पर -11। स्टूडेंट पेपर में यहाँ से सवाल आता है कि जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी कि तमाम फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो हमें वो अट्रैक्शन फील क्यों नहीं हो रही, व्हाई वी कैन नॉट फील दैट अट्रैक्टिव फोर्स। स्टूडेंट्स वो हमें अट्रैक्शन इसलिए नहीं फील हो रही बिकॉज वैल्यू ऑफ G के बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो मैं सवाल क्या था हमारे पास, व्हाई वी कैन नॉट फील, व्हाई वी कैन नॉट फील फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो हमारे इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट हो रही है, हमें वो फील क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हम कहेंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ G क्या हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है, बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G बहुत स्मॉल है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस जो है वो काफी स्मॉल है, हमें वो फील नहीं हो रही, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपस में क्या फर्क है, क्या जो है ना वो कंसिडर है या नहीं है। बेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और न्यूटन के थर्ड लॉ में कोई जो है वो आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैं भी यहाँ बता रहा हूँ आपको, आप देखें यहाँ पे अभी हमारा टॉपिक है कि इस न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन का एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपस में जो है ना इनका कोई आपस में रिलेशन है या नहीं है। थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड लॉ में ये पढ़ा था आपने कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट किस में होती है, डायरेक्शन आपस का होती है वो ऑपोजिट होती है हमारे पास। जो आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये पढ़ा कि एक बॉडी M1 है वो अट्रैक्ट कर रही है M2 को, ठीक है, और M2 भी अट्रैक्ट कर रही है किसको, M1 को। अगर जो M1 अट्रैक्ट कर रही है M2 को उसको हम कहते हैं एक्शन, और जो M2 अट्रैक्ट कर रही है M1 उसका कहते हैं हम लोग
रिएक्शन कहते हैं। तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ये कहते हैं कि यस न्यूटन थर्ड लॉ, यस न्यूटन थर्ड लॉ एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपस में कंसिस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब देखो उसमें क्या कह रहा था, उसमें इसने कहा था कि एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उसमें यही कह रहे हैं कि M1 अट्रैक्ट कर रहे हैं M2 को, M2 अट्रैक्ट कर रहे हैं M1 को। जो M1 कर रहे हैं M2 को हमने नाम दे दिया एक्शन का, M2 जो कह रहे हैं M का नाम दे दिया रिएक्शन का। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे कंसिस्टेंट विद ईच अदर। स्टूडेंट ये आपस में क्या है, कंसिस्टेंट हमारे पास है। स्टूडेंट ये आज आपके टॉपिक से एक हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, लास्ट इज हमने पढ़ा कि न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपस में कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। स्टूडेंट ये तीन हमारे पास जो है वो टॉपिक्स है, ये तीन टॉपिक्स स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो याद भी करने हैं और अपने टॉपिक के ऊपर आपने लिखे हुए हैं, वहां से आप नोट कीजिएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन आप हैंड ले कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। ये तीन टॉपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। पेज नंबर आपका जो है 107 और 108, ये दो पेजेस हैं। एक में हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये तीनों टॉपिक्स आपने याद करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी से आप क्वेश्चन डिफरेंट लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप जो कॉपी मैंने क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं वहां से टॉपिक को याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।